तो अब अगला बिंदु है पदाधिकारी। लोकसभा को संचालन कैसे होता है, कौन करता है? अनुच्छेद 93 इसके अनुसार लोकसभा अपने ही सदस्यों में से एक को अध्यक्ष बनाती है, जिसे लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं या स्पीकर कहते हैं। अपने में से ही एक को अध्यक्ष बनाती है और एक को उपाध्यक्ष बनाती है, जिसे कहते हैं डिप्टी स्पीकर। लोकसभा सभी सदस्यों के द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अपने पद से हटा भी सकती है, परंतु ऐसा प्रस्ताव लोकसभा में तभी प्रस्तुत होगा जब ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 14 दिन पहले सूचना दे दी गई हो। अर्थात लोकसभा के संचालन के लिए 2 पद हैं, 2 लोग जिम्मेदार होते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। ये दोनों लोकसभा सदस्य ही रहते हैं, जिनका चयन लोकसभा के अन्य सदस्यों द्वारा बहुमत से किया जाता है। सामान्यतया सत्तारूढ़ पक्ष का सदस्य एक सदस्य स्पीकर होता है और कन्वेंशन परंपराओं के अनुसार ऐसा देखा गया है कि डिप्टी स्पीकर को विरोधी दल से चुना जाता है। यद्यपि विरोधी दल की संख्या बहुमत से बहुत कम होती है, लेकिन परंपराओं को देखते हुए, विरोधियों की इज्जत को ध्यान में रखते हुए, विरोधियों के अहमियत को ध्यान में रखते हुए उन्हें भी समुचित स्थान दिया जाने का प्रयास किया जाता है और उसी प्रयास के तहत उपाध्यक्ष का चयन सामान्यतया विरोधी दलों से होता है। ये एक परंपरा है, रीति है, ये कोई कानून नहीं है। प्रश्न ये उठता, और ये जो इनको हटाने का अधिकार भी लोकसभा के सदस्यों को ही होता है, बहुमत से हटा सकते हैं, लेकिन जरूरी एक ही शर्त है, वह यह है 14 दिन पहले इसकी सूचना दे दी जाए कि ऐसा प्रस्ताव हम आज से 14वें दिन रखेंगे, जिसमें हम स्पीकर के प्रति अविश्वास प्रस्ताव रखेंगे या डिप्टी स्पीकर के प्रति अविश्वास प्रस्ताव रखेंगे, क्योंकि ये कारण है। और अविश्वास प्रस्ताव को यदि बहुमत से स्वीकार किया गया तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उन्हें अपने पद से हटना पड़ेगा। यहाँ एक बात समझने की जरूरत है। कल्पना करिए मार्च में पहला सत्र लोकसभा का प्रारंभ होता है, नई लोकसभा का पहला दिन। उस पहले दिन अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया को कौन संचालित करेगा? पहले दिन लोकसभा के 200, 300, 400 और अधिकतम 445 सदस्य यदि उपस्थित हैं, उनकी बैठक को कौन संचालित करेगा? तो जरूरी हो जाता है इसके लिए भी कुछ प्रावधान किए जाएं। और प्रावधान ये है कि जो सीनियर मोस्ट लोकसभा मेंबर है, जिसने अधिकतम काल लोकसभा में निकाला है, पूर्व की लोकसभा का भी सदस्य रहा है और सबसे लंबे काल तक जिसने लोकसभा में सेवा दी है, उसे अपने आप अध्यक्ष बना दिया जाता है, पहले दिन का अध्यक्ष। ऐसे पहले दिन के अध्यक्ष को कहते हैं प्रो टेम स्पीकर। क्या कहते हैं? प्रो टेम स्पीकर। प्रो माने पहले, अंग्रेजी में प्रो का अर्थ होता है पहले, और टेम शब्द जो है वह टेम्पोररी का संक्षिप्त रूप है। टेम्पोररी, फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए। टेम्पोररी मतलब कुछ समय के लिए, अस्थाई। तो अस्थाई रूप से एक स्पीकर अध्यक्ष अपने आप अध्यक्ष बनता है जो सीनियर मोस्ट हो और जिसकी जानकारी सबको हो जाती है कि हम 543 में कौन सबसे ज़्यादा समय तक लोकसभा में सेवा दिया है, वह अपने आप अध्यक्ष का पद संभालता है उस दिन। और ऐसा अध्यक्ष जो पहले दिन, नई लोकसभा के पहले दिन अध्यक्ष का पद संभाले, वह प्रो टेम स्पीकर कहलाता है, क्योंकि वह अस्थायी है। और फिर वह संचालित करता है लोकसभा की मीटिंग को,
उस संचालन के दौरान लोकसभा के अगले अध्यक्ष, पहले स्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है और इस प्रकार प्रो टेम स्पीकर की उपस्थिति में एक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है, स्थायी स्पीकर का चुनाव होता है। और जब चुनाव हो जाता है तो प्रो टेम स्पीकर अपनी गद्दी से उठकर वह गद्दी स्पीकर की कुर्सी को पर स्थायी स्पीकर को बैठने का अनुरोध करता है और इस प्रकार एक स्थायी स्पीकर की नियुक्ति होती है चयन होने के बाद। तो ये हो गई पूरी प्रक्रिया पहले दिन की। और किस प्रकार अध्यक्ष का चुनाव होता है ये भी स्पष्ट हो गया। अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत से और सामान्यतः वह सत्ता पक्ष का होता है और उपाध्यक्ष जैसा मैंने बताया विरोधी दल का होता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जिसका मुख्य कार्य होता है सभा का संचालन करना, उसकी क्या शक्तियां हैं, उसके क्या कार्य हैं, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्पीकर। इस पर अब हम थोड़ा सा नज़र डालें कि कार्य शक्तियों का पर क्या है। ये हम बता दें कि 1947 में जब संविधान सभा की बातचीत हुई, संविधान सभा में बहस चल रही थी और संविधान बना, तो लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्ति के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन 1950 की संसदीय कार्रवाई की प्रक्रिया और आचरण संबंधी नियमों के बाद अध्यक्ष के लिए कुछ कार्य निश्चित किए गए, शक्तियां निश्चित की गई। तो ये कार्य और शक्तियां कौन सी हैं? तो उसके कार्य और शक्तियों में सबसे पहला कार्य है लोकसभा के सभी बैठकों की अध्यक्षता, अर्थात जो 3 सत्रों का मैंने जिक्र किया है, 3 सेशंस का जो साल भर में होते हैं, उन 3 सेशंस के प्रतिदिन की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है, सभी बैठकों की। यदि लोकसभा का स्पीकर उपस्थित है लोकसभा में तो अध्यक्षता करेंगे और लोकसभा का स्पीकर लोकसभा सदस्य तो रहता ही है। दूसरा, सदन के नेता के साथ मिलकर बात करके लोकसभा का कार्यक्रम तय करना। लोकसभा के कार्यक्रम के मायने हैं किस दिन कौन सा सत्र शुरू होगा, कितने घंटों का रहेगा, छुट्टियों के दिन कौन से रहेंगे और प्रतिदिन जो स्टैंडर्ड जो उनके टाइम टेबल है वो तो रहेगा ही। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त कार्यक्रम यदि होने हैं उस पर विचार विमर्श करता है अध्यक्ष। किनके साथ? सदन के नेता के साथ, और फिर एक कार्यक्रम और उसकी रूपरेखा तैयार करता है। अतिरिक्त कार्यक्रमों की बात करें तो क्या है अतिरिक्त कार्यक्रम? उदाहरण के लिए सत्र के दौरान ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उनका जन्म दिवस पड़ता है, तो लोकसभा के स्पीकर ये कार्यक्रम की रूपरेखा में ये पहले से सूचित कर देगा कि इस तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस के अवसर पर 2 घंटे का ये कार्यक्रम इतने बजे से इतने बजे तक श्री मावलंकर हॉल में रखा गया है। तो ये कार्यक्रम पहले से तय। कोई विदेशी मेहमान आने वाले हैं, राष्ट्रपति या राज्याध्यक्ष, उनके भाषण का कार्यक्रम यदि पूर्व से निर्धारित है तो उसको भी कार्यक्रम की रूपरेखा में डाल दिया जाता है। लेकिन अध्यक्ष ये सब किसके परामर्श से करता है? सदन के नेता। अब सवाल यह आता है सदन का नेता का मायने क्या है? पूर्व के अध्याय में आपने पढ़ा कि जिस दल को बहुमत मिलता है लोकसभा में या जिस गठबंधन को बहुमत मिलता है, उस गठबंधन या दल को यह अधिकार है कि वह अपना एक नेता चुने और जिसे वह नेता चुनती है वह प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। वह नेता ही सदन का नेता कहलाता है, सत्तारूढ़ पक्ष का नेता कहलाता है, बहुमत का नेता कहलाता है और जो सबसे बड़ा गठबंधन जो भी होगा उसका नेता कहलाएगा।
और उसका जो पद है वह प्रधानमंत्री का होता है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति उसे ही नियुक्त करता है जो लोकसभा में सदन का नेता है। राष्ट्रपति उसे ही प्रधानमंत्री बनाता है जो लोकसभा में सदन का नेता है। तो इस प्रकार कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य भी अध्यक्ष का है। तीसरा, सदन की कार्रवाई को संचालित करना। यदि मैं एक दिन के सदन की कार्रवाई की बात करूं, तो सदन के प्रारंभ का समय 10 बजे है और समाप्ति का समय शाम के 7 बजे है। अब वो 10 बजे से 7 बजे तक के निर्धारित कार्यक्रम होते हैं। कुछ घंटे तो बिल्कुल तय हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, आयोजित किए जा रहे इस मानसून सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। संसद के इतिहास में संभवतः ये पहली बार है जब लोकसभा के सदस्य राज्यसभा और राज्यसभा के सदस्य लोकसभा कक्ष में बैठ रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन दीर्घाओं से देश की जनता संसद की कार्रवाई देखती थी, वहां इस बार सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वैसे तो हम सदैव ये प्रयास करते हैं कि सदस्यों के बीच की दूरियां कम हो और उन्हें नज़दीक लाने के प्रयास किए जाए, लेकिन इस बार हमें स्वयं आपस में दूरी बनाए रखने के लिए ये व्यवस्था की गई है। माननीय सदस्यगण, वर्तमान सत्र में बैठने की व्यवस्था के संबंध में आपको कोई असुविधा से मैं अवगत हुआ हूँ। इस संबंध में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस बार सदन असाधारण परिस्थितियों में है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी हमने किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सदन ठीक से संचालित हो, ये आप सबके सहयोग से हम प्रयास कर रहे हैं। रोज की कार्रवाई में क्वेश्चन आवर और कुछ अन्य बातें तो आती ही हैं। 0 आवर, क्वेश्चन आवर, ऐसे कुछ कालखंड हैं जो पूर्व निर्धारित हैं और स्थायी हैं। इन कालखंडों के साथ कुछ बदलाव नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई विशेष परिस्थितियां ना हो। इन कालखंडों में के अलावा जो बचे हुआ समय है, इसके कार्यक्रम, इस बचे हुए समय की उपयोगिता निर्धारित करता है अध्यक्ष और पूरे सदन की कार्रवाई को संचालित करता है। अर्थात सदस्यों को बोलने का मौका देता है, सदस्यों को जवाब देने का मौका देता है, सदस्यों को अपने क्षेत्र की बातें व्यक्त करने का मौका देता है, सदस्यों को विभिन्न दलों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें मौका देता है। क्योंकि ये जो सदस्य हैं, ये अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं लेकर वहाँ पहुँचे हैं, अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहाँ, और प्रतिनिधित्व करते हुए इन सदस्यों से अपेक्षा है कि अपने क्षेत्र की समस्याएं और उसके निराकरण के बारे में सदन में बात करेंगे, देश हित में बहुत सी बातें करेंगे। इसके लिए अध्यक्ष पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अधिक से अधिक सदस्यों को, अधिक से अधिक दलों को बिना किसी पक्षपात के बोलने का मौका दे, विचार व्यक्त करने का मौका दे,
उनकी समस्याओं को सुनने सुनाने का मौका दे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो अध्यक्ष का है वह है सदन की कार्रवाई का संचालन करना। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि शोर शराबा होता है, वाद विवाद इतना तीव्र हो जाता है, इतना बढ़ जाता है कि हॉल के अंदर शोर होने लगता है। आपने ये दृश्य बहुत बार देखा होगा। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष निर्णय लेता है कि क्या किया जाए और समुचित कार्रवाई करते हुए वह सुनिश्चित करता है कि सदन की कार्रवाई ज़्यादा से ज़्यादा शांतिपूर्वक चले। तो उसके संचालन का अहम दारोमदार अध्यक्ष पर है। अगली जो जिम्मेदारी उसमें है वह है सदन के अंदर शांति बनाए रखना, अनुशासन बनाए रखना, और यदि अध्यक्ष की नज़र में किसी सदस्य ने अनुचित व्यवहार किया है, अनुचित आचरण किया है, गलत भाषा का उपयोग किया है, गलत तरीके से सदन के अंदर पेश आया है, तो उसे वह सदन से बाहर भी भेज सकता है। उसे वह आदेश दे सकता है कि सदन छोड़कर बाहर चले जाएं। जैसे एक कक्षा में होता है, कोई विद्यार्थी लगातार समझाने के बाद भी ठीक से पेश नहीं आ रहा है, तो कई बार शिक्षक उसे कक्षा से बाहर खड़ा रहने के लिए कह देते हैं। कई बार पालकों को बुलाकर बच्चे को घर रवाना कर देते हैं। ऐसी स्थिति कमोबेश यहाँ भी कई बार होती है, जब उत्तेजना में, प्रतिद्वंदिता में, चीप पॉपुलैरिटी के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए सदस्य कई बार कुछ कर बैठते हैं जिससे कि सदन का अनुशासन भंग होता है, सदन की शांति भंग होती है, माहौल बिगड़ता है और आचरण भी ठीक नहीं रहता। तो सदन से बाहर भेज सकता है। और यदि ऐसा ना करे, बाहर भेजने के आदेश को यदि सदस्य ना माने, तब वह सदन की कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप में उसे निलंबित भी कर सकता है। लोकसभा की में उपस्थिति से कुछ दिन के लिए उसे सस्पेंड कर सकता है। जैसे कुछ ऐसे विद्यार्थियों को के साथ प्रिंसिपल को बड़ी कड़ाई से पेश आना पड़ता है जो लगातार स्कूल के माहौल को बिगाड़ रहे हैं और ऐसा करते हुए स्कूल में अव्यवस्था फैला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वार्निंग देने पर भी यदि बच्चा नहीं सुधर रहा है तो प्राचार्य कई बार उसे सस्पेंड करते हैं, अर्थात कुछ दिनों के लिए उसे उसकी उपस्थिति को रद्द कर देते हैं, मना कर देते हैं। यही स्थिति कमोबेश यहाँ भी होती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है जब उत्तेजना में सदस्य बाहर जाने का आदेश नहीं मानते तो सदन के कुछ कर्मचारियों, जिनका नाम मार्शल होता है, जिनका नाम मार्शल रहता है, जो अध्यक्ष के मातहत कार्य करते हैं, मार्शलों को अध्यक्ष आदेश देता है कि सदन से इस सदस्य को शारीरिक रूप से उठाकर बाहर छोड़ दिया जाए। कई बार ऐसी भी नौबत आती है। ऐसे भी अशोभनीय दृश्य इन प्रतिनिधियों के व्यवहार के लोकसभा में देखे जा सकते हैं। लेकिन इस पर लगाम लगाने की सख्त लगाम लगाने की जिम्मेदारी अध्यक्ष की है। अध्यक्ष के कार्यों की श्रृंखला बड़ी लंबी है। लोकसभा का अध्यक्ष होना स्वयं में एक बहुत बड़ा ओहदा है। पूरे भारत के सभी निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए प्रतिनिधियों के ऊपर जो इनका संचालन करे वह अध्यक्ष। इसकी कार्य श्रृंखला में अगला है सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति देना, भाषण देने की अनुमति देना, भाषण के समय निर्धारित करना, भाषण के मुद्दे निर्धारित करना, तिथियां निर्धारित करना, भाषणों का क्रम निर्धारित करना, आदि आदि। किसके बाद कौन सदस्य बोलेगा, किस दल का सदस्य बोलेगा, और ऐसा करते हुए सुनिश्चित करना कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी दलों को अपनी बात रखने का समान अवसर मिले।
किसी को शिकायत ना रहे कि सत्तारूढ़ पक्ष का स्पीकर जो होता है वह हमेशा सत्तारूढ़ पक्ष के सदस्यों को ही मौका देता है, ऐसा नहीं। अगला जो उसका दायित्व है वह है जो विभिन्न विधेयक होते हैं, प्रस्ताव होते हैं, जो लोकसभा के पटल पर रखे जाते हैं माननीय सदस्यों के सामने, उनमें मतदान कराना। जब भी मतदान की ज़रूरत हो तो मतदान कराना। कई बार हाथ उठाकर मतदान होता है, कई बार गुप्त मतदान होता है। तो विधेयकों पर मतदान कराना, प्रस्तावों पर मतदान कराना और उसके परिणाम घोषित करना। आपने लोकसभा के चैनल पर टीवी में देखा होगा कि मतदान जब होता है तो अध्यक्ष की कुर्सी के बाजू में कुल वोटों की संख्या, कुल सहमत वोटों की संख्या, कुल असहमत वोटों की संख्या दिखाई देती है। ये सब ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, सब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है। तो सदस्य अपने मतदान अपनी टेबल पर ही बैठे हुए बटन दबाकर करते हैं, और जैसे ही वो बटन दबाते हैं तो यदि उन्होंने यस का बटन दबाया तो यस में उनके मत जुड़ जाते हैं, नो का दबाया तो नो में मत जुड़ जाते हैं, और इस प्रकार उस डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से ही मतदान के परिणाम स्पष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसको संचालित करने का काम अध्यक्ष का है। अगला जो काम है वह है, जो अध्यक्ष होता है वह संसद की कुछ समितियों का पदेन अध्यक्ष। पदेन अध्यक्ष का अर्थ है, क्योंकि वह स्पीकर है इसलिए संसद की जो कई समितियां हैं उनकी कुछ समितियों में वो अपने आप अध्यक्ष माना जाएगा, सभापति माना जाएगा। यानी उन समितियों की अध्यक्षता स्पीकर ही करेगा, कोई अन्य नहीं। पदेन मतलब अपने पद के बल पर अध्यक्ष बनना, सभापति बनना। चूँकि वह स्पीकर है तो स्पीकर होने के आधार पर वह कुछ समितियों का अपने आप सभापति बनता है, और इन समितियों के द्वारा अध्यक्ष के निर्देशन में ही कार्य किया जाता है, अर्थात अध्यक्ष सर्वोपरि है। सदन की कार्रवाई की बात करें तो अध्यक्ष सर्वोपरि है। अगला बिंदु, अगला कर्तव्य, जिम्मेदारी, अध्यक्ष ही तय करता है कि जो विधेयक आया है, विधेयक मतलब बिल, BILL, और बिल और विधेयक के मायने क्या हैं? वह प्रस्ताव जो पास होने पर कानूनी रूप लेता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, वह प्रस्ताव जो पारित होने पर, सदन के द्वारा पारित होने पर, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद कानून में बदल जाता है, वह विधेयक कहलाता है। अब विधेयक जब आती है लोकसभा में तो सदस्य लोग विधेयक लाते हैं, प्रस्ताव लाते हैं, मंत्री लोग लाते हैं। ये अध्यक्ष का काम है ये तय करना कि इनमें कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है और कौन सा गैर वित्त विधेयक है। अर्थात अध्यक्ष का ये अधिकार है यह बताने का कि कौन सा विधेयक पैसे से जुड़ा हुआ है, जिसे हम वित्त विधेयक की श्रेणी में रखें, और कौन से ऐसे विधेयक हैं जो वित्त विधेयक की श्रेणी से बाहर हैं। ऐसा करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि कानूनी प्रावधान है कि यदि वह अध्यक्ष कहता है कि यह विधेयक वित्त विधेयक है तो आवश्यक है कि सबसे पहले उस विधेयक को लोकसभा में लाया जाए। राज्यसभा में वित्त विधेयक पहले नहीं लाया जा सकता। ये दोनों अलग अलग हॉल हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यदि कोई सा विधेयक साबित हो गया कि इसका संबंध सरोकार वित्त मामलों से है, वित्तीय मामलों से है, ऐसी स्थिति में ऐसा विधेयक लोकसभा में ही पहले पेश किया जाएगा। जैसा मैंने पूर्व में बताया, पैसे के मामले में चूंकि वो जनता के पैसे का सरोकार है, इसलिए जनता की अदालत अर्थात लोकसभा में वह बिल पहले जाएगा। लेकिन
लोकसभा में भी जाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी है किसी भी वित्त विधेयक में। इस प्रकार आप ख्याल रखें कि विधेयक की बात करें तो विधेयक को दो श्रेणी में बांटा जाएगा, वित्त विधेयक, गैर वित्त विधेयक। वित्त विधेयक और गैर वित्त विधेयक कौन तय करता है? अध्यक्ष। यदि वित्त विधेयक है तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, उसकी अनुमति के बाद ही वित्त विधेयक लोकसभा में जाएगा। और गैर वित्त विधेयक यदि है तो वह लोकसभा में जा सकता है या राज्यसभा में पहले जा सकता है। दोनों में से किसी भी सदन में एक गैर वित्तीय विधेयक को पेश किया जा सकता है पहले। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है और यहाँ पर आप समझ सकते हैं लोकसभा की ताकत राज्यसभा से ज़्यादा है, जिसका मैंने पूर्व में पिछले अध्यायों में जिक्र किया है। इसके बाद इस पर हम आगे और विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल स्पीकर की शक्तियों के बारे में बात करें तो अगली शक्ति है कि संसद और राष्ट्रपति के बीच में जो भी पत्र व्यवहार होता है वो स्पीकर के जरिए होता है। संसद और राष्ट्रपति के भी, उदाहरण के लिए एक विधेयक की मैंने बात की। एक संसद सदस्य एक विधेयक लाता है और यदि वो वित्त विधेयक है तो अध्यक्ष के माध्यम से वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, जहां राष्ट्रपति अपनी सहमति दे सकता है और नहीं भी दे सकता। यदि देता है तो वो लोकसभा में पहले पेश होगा। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति और संसद के बीच का लिंक है अध्यक्ष, स्पीकर है अध्यक्ष, स्पीकर है लिंक। अगला कार्य जो उसका है वह लोकसभा और राज्यसभा दो अलग अलग सदन में है। एक में 545 सदस्य अधिकतम, एक में 250 सदस्य अधिकतम। जब पहला सत्र होता है, हर वर्ष 3 सत्र होते हैं। जब पहला सत्र होता है जिसे हम बजट सत्र कहते हैं, जब सरकार अपनी आय व्यय का ब्यौरा सदन के पटल पर रखती है मार्च के महीने में, सामान्यतः फरवरी मार्च में, वो कहलाता है पहला सत्र उस वर्ष का। इस सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य एक साथ बैठते हैं, याद रखेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य किसी भी सत्र के पहले दिन, बजट सत्र के पहले दिन एक साथ बैठते हैं और ऐसे एक साथ बैठने वाले सेशन को संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त अधिवेशन, जॉइंट सेशन। तो जॉइंट सेशन बजट सत्र के पहले दिन होता है और कई बार जॉइंट सेशन की जरूरत तब पड़ती है जब किसी एक विधेयक पर या किसी एक नीति के मामले पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में तकरार है, सहमति नहीं बन पा रही है और लोकसभा राज्यसभा का सम्मान करते हुए चाहता है कि दोनों सदन के लोग एक साथ बैठ के विचार विमर्श करें और फिर मतदान करें। तो ऐसे संयुक्त मतदान में जिस विचार को ज़्यादा मत मिला वह पारित माना जाएगा। तो ऐसी स्थितियों में भी जॉइंट सेशन होता है, मतभेद होने की स्थिति में भी जॉइंट सेशन होता है। और जब भी जॉइंट सेशन होगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? स्पीकर। जॉइंट सेशन की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं, ये उनके कार्यक्षेत्र में आता है। अगला, कार्यपालिका और शासन, इनकी जो सभी सत्ताएं हैं, इनकी रक्षा का कार्य उसके हाथों में है, अध्यक्ष के द्वारा। और अंतिम है, सदन जब चलता है, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहाँ पे दर्शक दीर्घा भी रहती है। उस दर्शक दीर्घा में इच्छुक व्यक्ति सदन की कार्रवाई को फिजिकली उपस्थित रहकर देख सकते हैं बैठे हुए। ऐसे ही उस दर्शक दीर्घा में बहुत से पत्रकार भी रहते हैं। ऐसे ही एक ऐसी दीर्घा होती है जहाँ पे संबंधित विभागों के कर्मचारी और अधिकारी भी बैठते हैं। संसद सदस्यों के अलावा ये लोग भी रहते हैं वहाँ पर जिनका मैंने जिक्र किया। ऐसी स्थिति में सदन के अंदर सुरक्षा एक बहुत अहम मुद्दा रहता है, क्योंकि ये लोग जो
लोकसभा के सदस्य होते हैं, इनकी सुरक्षा की महती जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष पर है। और ऐसी स्थिति में दर्शकों को प्रवेश देने की अनुमति और कितने दर्शकों को प्रवेश दिया जाए इसकी अनुमति लोकसभा का अध्यक्ष ही तय करता है, निर्णय लेता है। इस प्रकार ये उसके संक्षिप्त में कुछ अधिकार हैं। वैसे और भी बहुत सारे इसके क्षेत्र हैं, लेकिन संक्षिप्त में इतने अधिकार हुए।